जम्मू कश्मीर में जब से 370 टूटी है उसके बाद से एक राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी भूमिका जो निभा रहे थे उससे पहले वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही डीडीसी चुनाव आए एक बार फिर हलचल जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई और अब डीडीसी चुनावों का एक आखिरी फेस यानी अंतिम चरण चल रहा है, जो आज 2 बजे जिसकी चुनावी जो चुनाव का जो प्रचार करते हैं वो बंद हो जाएगा और परसों इलेक्शन होकर खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबको इंतजार रहेगा इसके रिजल्ट का। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तरुण चुग। एक समय आया 370 टूटी, राजनीतिक दल सब शांत बैठ गए, फिर से एक बार डीडीसी चुनाव कराने का अचानक ख्याल कैसे आया? ये एक अचानक ख्याल नहीं है। मैं समझता हूँ कि डीडीसी इलेक्शन 3 दशक लेट हैं जी। ये जम्मू कश्मीर की 2 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को पीछे धकेल दिया था। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को तीन 370-35 को निरस्त किया, उसके दुष्प्रभावों को समाप्त किया, तो 3 टायर डेमोक्रेसी यहां लागू की। गांव का फैसला गांव का सरपंच करेगा कहां विकास होना है, ब्लॉक का फैसला ब्लॉक का एक आम नागरिक करेगा। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो, कैसे हो, कहां हो, उसका फैसला भी वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि करेगा। आगे क्या था, विकास के नाम पर झूठ होता था और गुपकार गैंग कहीं बैठकर तय करता था, और वो 2 परिवारों के डायनेस्टी रूल के अंदर जम्मू कश्मीर की आम जनता पिस रही थी। इसलिए आप इसे अचानक मत कहिए। जो सारे देश में 90 के दशक में आया वो आज यहाँ 2020 में आ रहा। लेट है, और देरी का कारण भी यहाँ के जो 2 परिवारों की पार्टियां हैं उनका रोल है। अभी जिस तरह से लोगों में बहुत बड़ी भ्रम था जब 370 टूटी, क्या जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहेंगे, जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा या बाहर के लोग यहाँ पे आके करेंगे। ऐसे में लोग जब डीडीसी चुनाव आए तो अभी भी जम्मू कश्मीर के युवाओं के मन में ये चल रहा है कि इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं को या जो आने वाले में क्या रोजगार में क्या मदद मिलेगी, उनको क्या फायदा होगा। मैं चाहता हूँ ऐसा है कि देखिए, आप क्या आज बॉम्बे भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, रोजगार कैसे उत्पन्न हुआ? वहां की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वही जम्मू कश्मीर यहाँ रोजगार कैसे उत्पन्न होगा कि आप यहाँ की जो कुछ लोगों ने टेररिज्म इंडस्ट्री चला रखी है वो खत्म होगी और टूरिज्म इंडस्ट्री चालू होगी, तब रोजगार मिलेगा। तो हमने टूरिज्म इंडस्ट्री आए, टेररिज्म जाए, उसके लिए माहौल बनाया है। यहां विकास तब होगा जब आप देखिए 60 के दशक की आप पिक्चर्स देखिए, जिसमें आप श्रीनगर का सीन देखेंगे, चाहे वो कश्मीर की कली हो या कोई भी पिक्चर हो, और वही 60 के दशक की आप आवारा देखिए, कोई पिक्चर देखिए जो आपको दिखेगी मुंबई, आपको दिखेगा बैंगलोर, आपको दिखेगा हैदराबाद। 60 के दशक से बैंगलोर कहां पहुंच गया और 60 के दशक का मुंबई कहां पहुंच गया, और 60 के दशक का कश्मीर कहां है, वहीं खड़ा है। क्या आज ये जम्मू कश्मीर एक सर्विस हब बेंगलोर और हैदराबाद गुड़गांव के बाद नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? यहाँ के शायद लोगों को जो उनका अंग्रेजी भाषा पर पकड़ है वो शायद कई प्रांतों से ज़्यादा है। इंटरनेशनल सर्विस हब बन सकता है, कभी इस पर काम ही नहीं हुआ। यहाँ का फल, यहाँ का फूल किसी ने बचाया ही नहीं, उसको बर्बाद होने दिया गया। यहाँ का जंगल, यहाँ की जवानी, यहाँ का जल, यहाँ का जलवायु, वो देश के भी नहीं और प्रदेश के भी काम ही नहीं आया। आपने उसको डिस्ट्रॉय किया।
क्योंकि जो हुक्मरान बैठे थे, जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करनी थी, वो प्लानिंग करने के बजाय लूट में लगे थे। आप देखिए यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो तो क्या सोचते हैं कि केंद्र से स्कीम आएगी तो कठुआ, पंजाब, हिमाचल के आसपास के क्षेत्रों में विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिस स्टेट के अंदर पानी का इतना अच्छा प्रबंध हो, जो उस पानी से बिजली बन सकती हो, यानी बिजली की उपलब्धता हो, जमीन हो, जलवायु हो, वो इंडस्ट्रियल हब क्यों नहीं बन सकता? आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सकता? लेकिन जिन्होंने योजनाएं बनानी थी वो खुद लूट में व्यस्त थे। आप देखिए कि यहां का फल सेब, मैं गारंटी से कहता हूं, छोटा किसान तो छोड़िए, किसी बड़े किसान को भी पकड़ लीजिए कि तुम्हारी सेब जो तुमने इस पेड़ से उतारा है किसको बेचा है तुम्हें मालूम है? उसको नहीं मालूम। क्योंकि पहली बात, उसके ऊपर प्रेशर है कि उसका फल जो है बर्बाद ना हो जाए, उसका अखरोट बर्बाद ना हो जाए, इसे जल्द से जल्द यहां से भेजा जाए। अगर उसके उस फल को, जो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया घोषित किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्मर प्रोड्यूस, उसको समेटा जाए, उसका दाम भी मिलेगा, ग्राहक भी मिलेगा और किसान अमीर होगा। कभी सोचा ही नहीं इस विषय पे। मैं पूछता हूँ, आज दुनिया के अंदर फूल की बहुत डिमांड है, नए कल्चर में फूल का महत्व बढ़ रहा है, लोग बुके दे रहे हैं, फूल की सजावट हो रही है। हिमाचल का छोटा सा शहर सोलन फूल के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है, तो जम्मू कश्मीर में उससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, वो भी बन सकता है। हमें बाहर से, विदेश से फूल ही नहीं मंगाने पड़ेंगे, हमारी धरती फूलों की धरती है। लेकिन किसी ने उस पर योजना की? यहाँ के जलवायु ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलेबल है। आप शायद जम्मू कश्मीर के, जम्मू में रियासी से ऊपर चले जाइए और इधर आप किश्तवाड़ की ओर निकल जाइए, आपको ध्यान में आएगा कि किश्तवाड़ की धरती ये तो कष्टहर धरती है। जगह जगह पर आपको जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, बर्फ़ भी मिलेगी, मैदान भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और पहाड़ भी मिलेगा। किसी ने सेल किया उसको? दुनिया का सबसे महंगा सब्जी जम्मू कश्मीर में पैदा होता है, गुच्छी। किसी ने उसकी मार्केटिंग की? दुनिया का सबसे महंगा फूल केसर जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। ईरान, इराक हमारा उसके आगे फेल है। हमारा किश्तवाड़ का, जम्मू का, किश्तवाड़ का, श्रीनगर का सबसे बेटर है। इस पे जो काम करने वाले लोग थे उनके पर्सनल एजेंडे थे। आज भी देखिए खुबकार गैंग क्या कहता है? 370 तोड़ो, वापस लाओ, 35 है वापस लाओ, चाइना आ जाएगा। फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिनका बेटा मुख्यमंत्री रहा, जिनके सपनों में शायद उनका पोता भी मुख्यमंत्री दिखता होगा उनको, वो चाइना के आने की बात कर रहे हैं। उन्हें आज भी पाकिस्तान अच्छा लग रहा है? जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, जो खुद मुख्यमंत्री महबूबा जी, मुंगेरी लाल के सपनों में बेटी को भी मुख्यमंत्री देखती होंगी। उनसे पूछिए, उन्हें तिरंगा उठाने में शर्म आ रही है? कभी उन्होंने विकास पर बात की? DDC क्या है इसका मतलब? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी डेवलपमेंट पे बात कर रही है। दो पार्टियां जो जहां 70 साल से राज कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से वो लोग इकट्ठे हो चुके हैं इस बार, सारी पार्टीज, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया और इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आपको कहीं पर लगता है कि कुछ इलाकों में इनका प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी ऐसा है कि ये हार की हाहाकार है, हार की हाहाकार है, ये घबराहट है। मेरे को बताइए, सांप और नेवला कब दोस्ती करता है? जब उसे लगता पानी चढ़ रहा है, उसको दोनों को डूबना है।
इनको लग रहा है इनकी दुकान बंद है। चिर विरोधी, चाहे नूरा कुश्ती खेलते हो, लेकिन चिर विरोधी तो थे नूरा कुश्ती वाले। कभी महबूबा जी का आप भाषण निकालो, बड़े मुफ्ती साहब का भाषण निकालो, कहते एनसी ने लूट लिया, एनसी कहती है पीडीपी ने लूट लिया। किसी ने अंदर किया किसी को? किसी ने हिसाब मांगा विकास का? वो भी 2-3% वोट से सत्ता में आए, वो 500 वोट से एमएलए मंत्री बनते रहे, 1000 2,000 पे एमपी बनते रहे। वो कटे हुए थे लोगों से, और आज वो इकट्ठे हो गए क्योंकि उन्हें घबराहट है कि भाजपा आ गई है, भाजपा आ रही है। लोग अब विकास पर बात कर रहे हैं, लोग हिसाब पर बात कर रहे हैं, लोग तरक्की पर बात कर रहे हैं। लोग आज सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, विकास, रोजगार, यहां के जल की क्या मार्केटिंग करोगे, यहां के जलवायु की क्या मार्केटिंग करोगे? एक बड़े एजेंडे को लेकर लोग निकले हैं। और आपको क्या लगता है, जो लोग ये बायकाट वाले लोग हैं, इन्होंने कितना जोर लगाया? बायकाट 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 खेलना शुरू किया। सोफियान, बारामूला, अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, डोडा, अब पोलिंग तो देखिए, सोफिया पोलिंग तो देखिए। वोट प्रतिशत बड़ा है, तो जिस तरह से वोटिंग वहां पे ज्यादा हुई, क्या लगता है कि वो आपके हक में जाने के साथ आपके खिलाफ भी जा सकती है? ऐसा है कि एक बात समझिए, वोटिंग होना ही गुपकार गैंग की हार है। जो कहते थे हाथ में तिरंगा लेकर कोई निकलेगा नहीं, जो कहते थे वोट की स्याही सूख जाएगी, कोई मोहर लगाने वाला नहीं आएगा, जिन्हें बायकाट दिखता था, जिन्हें लगता था कि यहां 1-2% से ज्यादा पोलिंग नहीं हो सकती। मैं पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकाली, इतनी पोलिंग कभी हुई? ये उनकी हार है जिनके सपनों में पाकिस्तान है, जिनके सपनों में चाइना है, जिनके सपनों में बंदूक उठाने वाले हैं, जिनके सपनों में भारत माता की जय कहना, मदरे वतन कहना अपराध है, जिनके सपनों में तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। ये जीत है नरेंद्र मोदी की, ये जीत है भारत के विचार की, ये जीत है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये जीत है हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम की। क्या लगता है आपको कश्मीर से कितनी सीटें निकाल पाएंगे आप? प्रश्न मैं फिर आपको कह रहा हूं, कश्मीर में बीजेपी का, भाई साहब, जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी और 280 सीटों का आप आंकलन लगा लीजिएगा। मैं 22 तारीख को यहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, टिक्कू मिक्कू चिक्कू लिक्कू बिक्कू सिक्कू सब इकट्ठे हो गए ना। बड़ा अब्दुल्ला, छुटकू अब्दुल्ला, महबूबा, वो लोन बोन जोन सब इकट्ठे हो गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के आएगी। आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। ये भारत की जनता लोकतांत्रिक रूप से बड़ी समझदार है, और इसका जवाब ही है कि आपके बायकाट के ऐलान के बाद भी लोग वोट करने निकले। ये डेमोक्रेसी की जीत है भाई साहब, आप मोदी के विचार की जीत है। आप इसको जो मर्जी कहें, गुपकार गैंग की हार है। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, आप मोटरसाइकिल पे बैठिए, जम्मू की किसी सड़क पे चलिए, मेरे साथ गाड़ी में चलिए, सांबा, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, रामबन, बांदीपुरा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एनसी के बोर्ड के ऊपर फारूक अब्दुल्ला साहब की फोटो है? किसी पोस्टर में अमर अब्दुल्ला की फोटो है? पीडीपी के किसी पोस्टर पर मुफ्ती साहब की फोटो है, महबूबा जी की फोटो है? क्यों नहीं है? दुकान बंद हो चुकी। उनकी पार्टी का कैडर भी आज उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि अगर फारूक अब्दुल्ला की फोटो लगाकर वोट मांगेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। आज उनको लगता है कि मुफ्ती साहब की, महबूबा जी की फोटो लगाकर वोट मांगेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। आप शुरू हो जाइए सांबा से, आप शुरू हो जाइए कठुआ से, चलिए ऊपर तक, मैं आपके साथ चलता हूं, कुपवाड़ा तक, मैं आपके साथ चलता हूं सोफियान तक, आपको कहीं फोटो नहीं दिखेगी। ये मैं समझता हूं अपने आप में ही जिस पार्टी की लीडरशिप ने 70 साल राज किया हो, उस पार्टी की लीडरशिप की, उसके कैडर में डिफेम, हेट, इट इज ए हेट, ये डिफेम है उनके लिए, ये उनकी हार है और उनको समझ भी आ रहा है। बहाना बनाया जा रहा है कि हमें गेट नहीं खोलने दिया जा रहा, हमें प्रचार नहीं किया जा रहा। आप अंदर से गेट बंद करके बैठे और कह रहे हैं कि गेट नहीं खुल रहा। खड़काइए तो सही, किसी का दरवाजा खटखटाया,
आज छोड़िए, मेरे को बताइए, आपने कभी महबूबा जी को अपने घर पे देखा? आपसे चर्चा करते देखा? आप पढ़े होगे यहाँ पर, यहाँ के कॉलेज में देखा आपने कि महबूबा जी आई हों और उन्होंने आपके साथ, नौजवान हो, अब तो थोड़े बाल भी सफ़ेद हो गए, पिछले 20 साल में आपसे चर्चा की हो कि आप नागरिक नहीं हैं? क्यों नहीं विकास पर बात करते? उनके पास तो 70 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने ये पुल बनाया, ये हॉस्पिटल बनाया, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, ये मेडिकल कॉलेज बनाया, ये बनाया, पुल नहीं ना है ना। हम 6 साल का हिसाब देंगे भाई साहब, 5 मेडिकल कॉलेज, अभी 2 और आएंगे, एम्स, हमारे पास से हिसाब लीजिए। आप आज जम्मू कश्मीर के रिमोट हॉस्पिटल में जाइए, आपको एक्सरे मशीन मिलेगी, आपको वेंटिलेटर मिलेगा। आपने 70 साल जो नहीं किया, हमने 7 साल में करके दिखा दिया। 7 भी पूरे नहीं हुए, 6 में करके दिखा दिया। तो आपको लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में जितने जो चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उसमें भाजपा पूरी तरह से? भाई साहब आप मेरी बात समझिए। निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी कहा, अब दूसरी बार दोहराता हूं, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आपके घर पे या आपके पड़ोस में जिसके घर पे चूल्हा नहीं था, रसोई गैस पहुंचा? उसने देते समय पूछा तो नहीं आपकी कास्ट क्या है, आप किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस पंथ से आते हो, किस जोन से आते हो, आप नॉर्थ इंडियन हो, आप साउथ इंडियन हो, आप काले हो, आप पीले हो, आप नाटे हो, आप लंबे हो, आप द्रविड़ हो, नॉन द्रविड़ हो, आप भारतीय हो, आपका गेट खड़काया, बहन आपके घर में रसोई गैस नहीं है, आप लकड़ी मत जलाइए, ये मोदी ने आपके लिए भेजा, ये चूल्हा भेजा, ये गैस भेजा। 12 करोड़ 11 करोड़ रसोई गैस बांटे गए हैं, 10 करोड़ शौचालय बने भाई साहब, 10 करोड़ शौचालय। किसी से जात नहीं पूछी है, इसे विकास कहते हैं। 40 करोड़, देश की आज़ादी के 70 साल बाद 40 करोड़ लोगों को बैंक के साथ जोड़ा है, नया अकाउंट खुला उनका। देश की आज़ादी में आबादी 33 करोड़ थी, हमने 40 करोड़ अकाउंट खोल दिए भाई साहब। अब 25 तारीख को जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की मेडिकल इंश्योरेंस के कार्ड बटेंगे, लागू कर दी। कभी आपने सोचा था? आपके रिश्तेदार विदेश में होंगे तो बताते होंगे कि हॉस्पिटल जाते थे तो सारा खर्चा बीमारी का केंद्र सरकार कर, वहां की सरकार करती थी। सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी है कि आप मेरे जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास गरीब आदमी, उसके घर में बीमारी आती ना तो भाई साहब बाप बेटे को बताता नहीं, उसको पता है बेटे की तनख्वाह ही नहीं, मेरा इलाज कराएगा। लोग बीमारी अंदर रख के मर जाते हैं, घर वालों से शेयर नहीं करते क्योंकि घर में पैसा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख प्रति वर्ष, घर में कोई बीमार है खर्च करो, केंद्र सरकार पैसा देगी। बताइए कहाँ होता था पहले? बताइए महामारी आई, यूरोप की आबादी बताइए कितनी है, अमेरिका की आबादी कितनी है, रूस की आबादी कितनी है, दोनों को मिलाओ तो 60 करोड़ नहीं बनती। हमने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने अनाज दिया है, दाल दी है, चावल दिया है। यानी सरकार का मतलब है आखिरी व्यक्ति के चूल्हे की चिंता वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। बैंक अकाउंट में जब पूरी महामारी है, लोगों के पास एक दूसरे से सांस लेने के भी नजदीक नहीं आने को तैयार, तो आपके बैंक अकाउंट में टिक 500 रुपये आता है, रसोई गैस फ्री मिलता है, अनाज चल के आ रहा कि आप कोई बात नहीं बैठो आराम से। 2 बड़े विकसित राज्यों की आबादी से भी ज़्यादा भारत की आबादी को 8 महीने अनाज पहुंचाया। 2000 रुपया किसान के अकाउंट में, लेबर के अकाउंट में, जो हो सकता था देश के खजाने खोल दिए। नागरिक की जान इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है। मेरे को बताइए एक स्कीम बताएं। अब्दुल्ला जी से मैं विनती करूंगा, 3 पीढ़ियों के अब्दुल्लाओं से, मुफ्ती साहब एंड सन से भी विनती करूंगा, अब्दुल्ला एंड सन से भी विनती करो, आओ चर्चा करते हैं। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, अनंतनाग, सोफियान, हमारी सरकार आने से पहले कितनी बिजली के खंभे थे? आओ चर्चा करते हैं। कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी थी, कितने फेज की इलेक्ट्रिसिटी थी? आओ चर्चा करें। वो 70 साल का हिसाब लाएं, हम 6 साल का हिसाब लाएंगे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। वो आज भी
जब विकास पर पूरा जम्मू कश्मीर चल रहा है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को टेररिज्म नहीं टूरिज्म चाहिए, लोग बैलेट पर मोहर लगाकर बुलेट को हरा रहे हैं, ऐसे में वो आज भी पुशान युग की बातें कर रहे हैं, कब्र में गए कानूनों की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से कि इस चुनाव में अपने विकास को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? दुर्भाग्य है कि ऐसी डायनेस्टी जिन्हें लगता है कि यहां की जनता को मूर्ख बना के सत्ता में बैठा जा सकता है, दुर्भाग्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने डल लेक में गुपकार रोड के सामने खड़े होकर हाथ में तिरंगा लेके कहा था, महबूबा जी आप कहती थी कि जम्मू कश्मीर में हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। मैं गुपकार के सामने डल लेक में श्रीनगर में खड़े होकर कह रहा हूं, ये हाथ भी हिंदुस्तानी और हाथ में झंडा भी हिंदुस्तानी, तिरंगा है, और मेरे साथ जो लोग खड़े होंगे हाथ में भी तिरंगा है। बताइए, एक अमेरिका के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये कहे कि मैं अमेरिकन फ्लैग नहीं उठाऊंगा, इंग्लैंड में कहे मैं यूनियन जैक नहीं उठाऊंगा और पॉलिटिक्स करे? जिस तरह से अभी अमित शाह जी ने कहा था कि ये 370 जो उन्होंने हटाई है, 35 हटाई है, ये टेम्पररी है, इसको वापस हमारे स्टेट को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा, तो राज्य का दर्जा तो दिया ही जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। फिर इलेक्शन होंगे उस समय फिर ये पार्टियां सक्रिय होंगी। आज भी सक्रिय है। जिस तरह से हमेशा होता आया है कि कोई भी पार्टी जब आती है उसको एनसी या पीडीपी का हाथ थामना पड़ता है। क्या आने वाले समय में फिर ऐसी राजनीतिक गणित होगा क्या फिर से एक बार से, तब आप ये पक्का है कि इनके साथ नहीं चलेंगे? ऐसा आप बात मेरी याद रखना, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़ा चैनल है। डीडीसी इलेक्शन पीडीपी एनसी की फेयरवेल पार्टी है, ये जा रहे हैं, इनकी पटकथा समाप्त हो चुकी है, इनका फिल्म का रोल समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है ये चुनाव उनकी फेयरवेल पार्टी होगा, फेयरवेल पार्टी होगा। जो टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं ना, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, उन पार्टियों के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। लोग खड़े नहीं है भाई साहब, आपको लग रहा है कि हल्का निशान और लाल झंडा है, नीचे किसी की फोटो नहीं है भाई साहब, लोग तैयार ही नहीं है इनको नमस्कार करने को। ये इनकी फेयरवेल पार्टी है। डीडीसी चुनाव इन्होंने लाखरी दाव खेला है, मिलके लड़ेंगे, एक सीट पर एक लड़ेंगे, लेकिन जनता वोट देगी तो लड़ेंगे जी। जिस तरह से अभी हालात हैं, जिस तरह से भाजपा का कहना है कि ये यहाँ की लोकल पार्टी जो हैं उनके लिए एक फेयरवेल है ये चुनाव, ये रिजल्ट बता देंगे कि जो लोकल पार्टी थी जो अभी तक जम्मू कश्मीर में राज कर रही थी उनका ये आखिरी समय, इसके बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार।